आज मैं तुम लोगों की रूह कपा देने वाला हूँ। इतने ज्यादा डीप आइडियाज होने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके जाने वाला हूँ जिसका शायद बची हुई लाइफ तुम आंसर ढूंढ ही नहीं पाओगे। कुछ भी कर लोगे, शायद ह्यूमन दिमाग पे लिमिट सेट हो रखी है कि हम उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ। और जब जब किसी ने ऐसे क्वेश्चन सोचने की कोशिश की है जो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे, तब तब एक लिमिट हमें दिखाई दी है ह्यूमन बींग्स की। अब एक एक बुक है, मैं उनका नेम तो याद नहीं है, लेकिन बुक मैंने पढ़ी है। उसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ह्यूमन रेस। भाई मतलब ना वो ऐसा है कि उसने ना, मतलब अगर तुम बुक पढ़ोगे स्टार्टिंग से एंड तक, धीरे धीरे पढ़ना, तो तुम्हारा पूरा शरीर कांप जाएगा। तुम एकदम तड़प उठोगे और एट द एंड वो तुम लोगों को तड़पता ही छोड़ देगा। कोई आंसर नहीं देगा, कोई सॉल्यूशन नहीं देगा उस बात का। जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था ना, एल्बर्ट कैमू के बारे में मैंने बताया था, मैंने काफका के बारे में बताया था। ये थोड़ी सी, इतनी सी होप तो दे के जाते हैं, ये एटलीस्ट बोलते तो है ना कि एब्सर्डिटी जो है उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके ही मजे लो। लेकिन जो मैंने अभी बताया ना, द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स, वो वाला काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के पास भी कोई एग्जैक्ट ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं। जो आज मैं लेक्चर देने वाला हूं उसमें शायद एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ सोच में ही रह जाएंगे, हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा। बट हमारे पास 50,000 क्वेश्चन होंगे, एंड दैट विल बी आवर अचीवमेंट आफ्टर दिस लेक्चर। अगर तुम लोगों के पास मुझसे ज्यादा क्वेश्चन हुए तो मैं तुम लोगों से ज्यादा खुश होऊंगा। आज यही हमारा गोल रहने वाला है। कभी कभी हम किसी चीज को देखते हैं और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। सबका मीनिंग अलग अलग होता है। मैं एग्जांपल लेके आया हूं। हमारी ऑब्जर्वेशन डिसाइड करती है रियलिटी। ये स्टेटमेंट याद रखना, इसका आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा देना। ऑब्जर्वेशन डिसाइड्स रियलिटी। एक एक फ्रॉइड थे मेरे ख्याल से, उनका नाम, वो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड। उन्होंने कहा था कि जैसे ही डॉक्टर दिमाग की स्टडी करने की कोशिश करता है, उसको चेंज कर देता है। मैं किसी चीज को, किसी भी सेंटेंस को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी माइथोलॉजी की बुक लो, उसमें से कोई एक सेंटेंस रीड करने की कोशिश करो, तुम पढ़ते ही उसका मीनिंग चेंज कर दोगे। तुम्हारे लिए वो मीनिंग अलग होगा, तुम्हारी शायद वो लाइफ बदल के रख देगा, और किसी के लिए वो एकदम ऑर्डिनरी से सेंटेंस होगा। तुम लोग बादल की तरफ देख रहे हो, मेरे को उसमें वीणा दिखाई दे रही है, तुम्हें कुछ भी नहीं। तुम कहोगे क्या बादल ही तो है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप बन रखी है। तुम किसी स्टार को देख रहे हो, मेरे लिए वो स्टार एक ऐप, मैं फिजिक्स वाला हूं, मैं सोच रहा हूँ यार ये स्टार तो यहाँ है ही नहीं, इस पे से तो लाइट आ रही होगी, कभी कब मर गया होगा वो तो, है ना, लाइट मुझ तक अब पहुंच रही है। कुछ दूसरा इंसान होगा, वो उसके अपरेंट पोजीशन के बारे में सोच रहा होगा कि स्टार यहाँ थोड़ी है, वो तो रिफ्रैक्शन के कारण टेढ़ी हो गई है लाइट, स्टार तो यहाँ होगा। और कोई तीसरा इंसान होगा, वो अपनी महबूबा को उस स्टार में देख रहा होगा, है ना। इन इमेजेस पे आते हैं, जरा इन इमेजेस को ध्यान से देखो, सोचने की कोशिश करो इसका मतलब। पहली इमेज में सिर्फ एक डॉग का फेस दिखाई दे रहा है, बाकी पीछे एक चट्टान सी दिख रही होगी, यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा दिखाई दे रहा होगा, उसके पीछे पहाड़ है और बादल देख रहा है वो। आराम से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जो वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो को एक बार पॉज करना। मैंने बताया ना भाई, धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा। अगर एकदम वो डार्क आइडियाज पे ले गया तो फंस जाएंगे, वो हमारा नुकसान करके जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए देख लिया, चलो आ जाओ, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग में रखना, मैं नहीं जानना चाहता कि तुमने इस इमेज के बारे में क्या सोचा है, लेकिन एक इमेज दिखाई दे रही है, एक डॉग का फेस है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार इसकी बाकी बॉडी का क्या हुआ, और सभी ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन बनाई होगी। द मोमेंट वी सी समथिंग, हम उसकी रियलिटी को अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, याद रखना, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो हम इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं। इसकी बाकी बॉडी यार शायद चट्टान में फंस गई होगी, शायद इसकी बाकी बॉडी होगी नहीं, इसका फेस ही रह गया है यहाँ पे, सो सैड, वगैरह वगैरह बातें। इसमें तुम लोग देख रहे होंगे कि एक एक आदमी है और उसके पीछे कुछ पहाड़ है। तुम लोग ये तो देख लोगे, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं बता पाओगे। एक मुझे पुराने एक फिलोसोफर की याद आ गई, ब्रूनो नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि जो आसमान तुम देख रहे हो ना, इससे बियॉन्ड भी लाइफ है। अब लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके बुक जो होती है, जिसको वो फॉलो करते हैं, जो रूल्स हैं, जो उनके रिलीजन है, उनके खिलाफ थी ये बात, जला दिया उस इंसान को। लेकिन तुम किसी के शरीर को जला सकते हो, डेथ कैन बी योर्स बट डाइंग विल बी माइन। तुम मेरे थॉट्स को नहीं जला सकते, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, लेकिन मैं कैसे मरूंगा इनसाइड मी, वो मैं डिसाइड करूंगा। आई थिंक मैंने उस इंसान के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सच में बिलीव करता हूं कि उसकी भी यही सोच रही होगी। बट फिलहाल के लिए हमें समझ आ गया होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसा ही होता है।
क्वांटम मैकेनिक्स इतनी वियर्ड इसलिए है, क्या वो गलत है? नहीं 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 भाई, वो एक्सपेरिमेंट्स की प्रिडिक्शन करने में अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल थ्योरी है। आगे जाके कभी भी सुपरमैन सूट हम बना लेते हैं, आयरन मैन का सूट बना लेते हैं, कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, हम टेलीकिनेसिस को अचीव करते हैं, टेलीपैथी को अचीव करते हैं, या फिर एमआरआई मशीन्स हैं, जितनी भी चीजें, दे आर पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूं इसको, ये जितनी भी चीजें, जो मैं डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड, ये भी उसी की वजह से पॉसिबल है, क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से। इतनी ज्यादा प्रिसाइज थ्योरी, तो वो वियर्ड क्यों है फिर? इतनी सारी प्रिडिक्शंस कर तो रहे हैं, यही तो दिक्कत है ना। हम उसका यूज करके प्रिडिक्शंस कर लेते हैं, आउटकम्स निकाल लेते हैं, वो आउटकम आ कैसे रही है, रियलिटी को वो कैसे डिस्क्राइब कर रही है, वहीं पे एक क्वेश्चन मार्क है। और वहीं पे डिफरेंट साइंटिस्ट, हम ऐसा सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट तो किसी चीज पे एग्री करते होंगे, आंसर इज नो। हर एक साइंटिस्ट अलग अलग थॉट रखता है, इसकी इंटरप्रिटेशन निकालता है। मैंने बताया ना, जहां पे गैप दिखाई देना, कि हमें 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 ये तो पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट अच्छे देती है, ठीक है, लेकिन रियलिटी को कैसे डिस्क्राइब करती है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। जो अभी मैंने बताया कि डेथ कैन बी योर्स बट डाइंग विल बी माइन, वो जो माइन वाला काम है वो नहीं पता ना यार। ये इमेज पब्लिक है, लेकिन इसके अंदर जो चल रहा है इंसान के, वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट चीज हमें जाननी है, उसमें उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। एंड वहीं पे हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में अलग अलग साइंटिस्ट स्प्लिट हो जाते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हमारे पास ये जो चीज है जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था, कुछ ऐसा सा दिखता है। ये श्रोडिंगर की इक्वेशन में हमने देखा था कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा। फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज वेव फंक्शन। अब श्रोडिंगर जो थे, उन्होंने सोचा था कि यार ये कुछ डेंसिटी ऑफ मैटर जैसी चीज होती होगी, इससे बियॉन्ड क्या ही होगा। लेकिन एक मैक्स बोर्न थे, उन्होंने इस साई की इंटरप्रिटेशन निकाली कि साई छोड़ो, साई कुछ नहीं है, साई का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी किसी चीज के होने की, किसी किसी पार्टिकल के पर्टिकुलर स्टेट में होने की। मैं पहले स्टेट को क्लियर कर देता हूं कि ये स्टेट क्या होता है, ठीक है, बाकी तो बाद में ही करेंगे काम, क्योंकि हमें इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी जाननी है। अगर मैं कभी भी ऐसे लिख दूं कोई भी चीज, तो इसका मतलब होगा जीरो इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। जीरो का मतलब मैं यहां हूं, वन का मतलब मैं यहां हूं, दैट्स इट, खत्म। मैं ये जस्ट जीरो और वन रिप्रेजेंटेशन है, जीरो मतलब यहां, वन मतलब यहां, बस खत्म। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी आंखें बंद करो एक बार के लिए, प्लीज। भाई पे विश्वास है ना, तुम लोग भी भाई पे विश्वास है, आंखें बंद करो तुम सब लोग। अब मुझे बताना कि मैं ये लेफ्ट वाली पोजीशन पे, ये जीरो वाली पोजीशन पे हूं, या ये वन वाली पोजीशन पे हूं, ठीक है, जीरो या वन, आंखें बंद रखना, जीरो या वन, जीरो या वन, खोल लो आंखें, मैं यहां पे खड़ा हूं। कुछ लोगों का जीरो स्टेट ही आया होगा, कुछ लोगों का वन स्टेट आया होगा, कुछ लोग सही हुए होंगे, कुछ लोग गलत हुए होंगे, क्योंकि देयर वाज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। मैं एक समय पे एक ही स्टेट में हो सकता हूं। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब तुम लोगों की आंखें बंद थी, जब तुम लोगों की आंखें बंद थी, तो मैं किस जगह पे था, लेफ्ट या राइट? द आंसर इज बोथ एट द सेम टाइम। दिस इज दिस ये जो चीज है हमारे पास, इसे बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम वर्ड बस मैं तब यूज करूंगा जब मैं पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्वांटम पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, बट सुपरपोजिशन वर्ड आई कैन यूज। ऐसे वो श्रोडिंगर कैट वाला भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर एक कैट है और एक एक कटोरी पड़ी है, इसमें जहर है। जहर उसने पिया तो मर जाएगी, जहर अगर नहीं पिया तो जिंदा रहेगी, अलाइव रहेगी कैट। जब तक मैं डिब्बा नहीं खोलता मुझे नहीं पता लगेगी उसकी स्टेट। तो जब तक मुझे नहीं पता लग रही है तो वो जिंदा है या मर गई? द आंसर इज दोनों, दोनों है। वो जिंदा भी है, वो डेड भी है एट द सेम टाइम। जैसे ही मैं खोलूंगा, वो जो उसकी स्टेट है, दो अलग अलग स्टेट, वो एक स्टेट में कोलैप्स कर जाएगी, एक स्टेट में कोलैप्स कर जाएगी। क्या होता है ये कोलैप्सिंग? तुम लोग अगर सोच रहे हो, कभी भी किसी की वीडियो देखो ना और वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगी ये वेव फंक्शन क्या होता है, भाई साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, फिजिसिस्ट को भी नहीं पता है, इस पर डिबेट है। अगर तुम लोग कभी किसी ऐसे टेबल पे बैठे हो जहां पे 4 फिजिसिस्ट हो, या कभी मैं भी बैठा दिख गया तुम्हारे साथ, बस अगर तुम लोगों को लड़ाई बजवानी है फिजिसिस्ट के अंदर, ये पूछ लो, सो व्हाट डू यू थिंक, इन योर ओपिनियन श्रोडिंगर्स कैट डेड और अलाइव? खत्म भाई। उसके बाद युद्ध होगा, शायद तुम्हारा भी बीच में एक आधा चांटा लग जाए, तो साइड में होके पॉपकॉर्न खाना। या दूसरा क्वेश्चन,
इजीली अगर तुम्हें लड़ाई बजवानी है फिजिसिस्ट में, बस इतना पूछ लो कि इन विच इंटरप्रिटेशन डू यू बिलीव इन, बस भाई उसके बाद युद्ध है। अब ये इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, वो चीज नहीं पता लग रही है ना। जब मैं डिब्बा खोल रहा हूं, क्यों वो एक ही स्टेट में आ रहा है, या फिर अगर मैं थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल जाना चाहूं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करना चाहूं कि अगर मेरे पास एक यहां स्लिट है, एक यहां स्लिट है, एक यहां से मैं एक गन ली हुई है जिसे इलेक्ट्रॉन गन बोल रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन करके फायर कर रहा हूं मैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा सकता है। किस स्लिट से जाएगा? द आंसर इज दोनों से एट द सेम टाइम, दोनों से जाएगा, ऊपर वाली स्लिट से भी, नीचे वाली स्लिट से भी। लेकिन ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। हम अगर क्लासिकल वर्ल्ड की बात करें तो क्लासिकल वर्ल्ड में थिंग्स एग्जिस्ट, चीजें होती हैं, चीजों के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पोजीशन, मोमेंटम। मेरे कैमरे के पास पोजीशन है, मैं इसे देख सकता हूं, है ना। उनके पास मोमेंटम होता है, इसके पास जीरो मोमेंटम, मैंने रोक रखा है इसे विद रिस्पेक्ट टू मी फॉर एग्जांपल, जीरो मोमेंटम है अभी इसके पास, बट डेफिनेट वैल्यू है इसके पास। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है, क्लासिकल आइडियाज जो होते हैं, वो बिलीव करते हैं डिटर्मिनिज्म में। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब क्वांटम में आ जाते हैं हम, तो क्वांटम में प्रोबेबिलिटीज होती हैं, कोई डेफिनेट चीज नहीं होती। नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज, डेफिनेट प्रॉपर्टीज। यहां पे प्रोबेबिलिटी वेव्स होती हैं, यहां पे मेजरमेंट का, याद रखना मैं कुछ वर्ड्स यहां पे बताने वाला हूं। मेजरमेंट करना, ऑब्जर्व करना, या द मेन वर्ड आई विल बी यूजिंग, दैट इज द मोर करेक्ट वर्ड, विच इज इंटरैक्शन। अगर मैं किसी भी चीज से इंटरैक्ट करता हूं, तो क्यों वो एक स्टेट में आके गिर जाती है, जैसे यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को जब तक मैं नहीं देख रहा हूं, तो ऊपर वाली स्लिट से भी जाएगा, नीचे वाली स्लिट से भी जाएगा। ये प्रॉपर्टी पार्टिकल की नहीं होती है, ये वेव की होती है। मैं बोल रहा हूं, ये वाले इंसान भी सुन पा रहे, ये वाले इंसान भी सुन पा रहे, भाई कैमरा में भी रिकॉर्डिंग हो रही है। वेव की प्रॉपर्टी है फैलना, तो ये फैल रहा है क्योंकि वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ऊपर की स्लिट से भी जा रहा है, नीचे की स्लिट से भी जा रहा है। लेकिन जैसे मैं इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, ये किसी भी एक स्लिट में से चला जाएगा, या तो ऊपर में से या नीचे में से, एक स्लिट में से जाएगा एक समय पे। मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ कर रही है शायद, है ना। मेरी ऑब्जर्वेशन कारण है इसके एक स्टेट में होने का। मतलब अब मैं वो क्वेश्चन देना चाहूंगा तुम लोगों को, जो कि मैंने बताया था कि हमेशा तुम्हारे साथ रह जाएगा, एंड दैट क्वेश्चन इज, अगर मान लो मैं एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने ऑब्जर्व करी वो एक जगह पे आ जाएगा, है ना। तो क्या मेरी ऑब्जर्वेशन के कारण वो इलेक्ट्रॉन कई सारी पोजीशन में से एक पोजीशन पे आ गया, या फिर मेरी ऑब्जर्वेशन ने रियलिटी को क्रिएट किया है? ऑब्जर्वेशन नहीं, मेरी इंटरेक्शन ने, जैसे मैंने इंटरेक्ट करने की कोशिश की उस एटम के साथ, तो उसने रियलिटी क्रिएट कर दी, उसने इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर दिया। तो कौन सी चीज सही है? क्या नेचर कैसे डिसाइड करता है कि क्या आउटकम दिखानी है? दैट इज द क्वेश्चन। क्या चीज सही है? मेरे देखते रियलिटी बन रही है, या फिर बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती है, मेरे देखते ही एक इस यूनिवर्स में होती है। इलेक्ट्रॉन कैन बी इन मैनी पोजीशंस, मैनी स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम, मेरे देखते ही एक रियलिटी। ठीक, मैं और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगा इससे रिलेटेड, हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स वियर्ड है, अब हमें समझ आ गया। वियर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वो गलत है, वियर्ड इसलिए है क्योंकि वो बिहाइंड द सीन उसका हमें नहीं पता क्या चल रहा है। तो हमारे पास आते हैं कुछ इंटरप्रिटेशंस। हमने देखा कि साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में बट गए हैं। कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो मानते हैं जो साई है ना ये रियल चीज है, और कुछ मानते हैं इट इज जस्ट अ टूल टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। मैं यहाँ पे काफी सारे इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात कर सकता हूं, जैसे मैं रियल साई इज रियल में मैनी वर्ल्ड के बारे में बात करने वाला हूं। दूसरा मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कोलैप्स, रियल कोलैप्स के बारे में, रियल कोलैप्स। तीसरा मैं बात करने वाला हूं हिडन वेरिएबल्स के बारे में। डोंट वरी, शॉर्टली बात करेंगे, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाने वाले हैं। हम उस पर समय लगाएंगे ना जो कि हमें भरोसा है वो सही है, थॉट, है ना। साई इज अ टूल, तो क्यूबिज्म के बारे में हम बात कर रहे होंगे, एंड रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। बट स्टिल अभी फिलहाल के लिए मैनी वर्ड के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने वो कैट वाला एग्जांपल बताया था ना, ऐसे समझो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैट को,
1/√2 कैट डेड कैट, ठीक है, और दूसरा 1/√2 अलाइव कैट। कुछ ऐसा है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दो स्टेट हो सकती है जब तक मैंने डिब्बा नहीं खोला, दिस इज द कंडीशन। जैसे मैं डिब्बा खोलूंगा 50% प्रोबेबिलिटी, ये जो आगे लिखा होता है इसका स्क्वायर करो, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ आएगा, एंड हाफ मतलब 50% प्रोबेबिलिटी। इसका हाफ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सारी बातें सही हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहती है कि मैथमेटिक्स यही रहेगी, हम मैथमेटिक्स चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं राजन इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करूंगा, द मोमेंट आई इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ये जो रियलिटी है ये स्प्लिट हो जाएगी और एक कंबाइंड वेव फंक्शन आ जाएगा। कंबाइंड, लेट मी राइट इट, एक एक थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, मैं इसको जरूर लिखना चाहूंगा। 1/√2 डेड कैट कोमा राजन 1, राजन का एक वर्जन, ठीक है, प्लस 1/√2 अलाइव कैट और कोमा राजन का वर्जन 2। मतलब कहने का है कि जैसे ही मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूं, मेरे इंटरेक्ट करते ही यूनिवर्स दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इवन रियलिटी स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट में। इसी यूनिवर्स में वो दो रियलिटीज एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन उनका आपस में अब कोई लेना देना नहीं होगा। एक राजन को कैट मिलेगी डेड उस डिब्बे के अंदर, एक राजन को कैट मिलेगी अलाइव उस डिब्बे के अंदर, और वो दो राजन अलग अलग होंगे, वो आपस में कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी यूनिवर्स में दो राजन एग्जिस्ट करेंगे, एटलीस्ट इस एग्जांपल के लिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं किसी डिब्बे को छेड़ने के लिए जा रहा हूं तो मैं और 50 चीजों से इंटरेक्ट करूंगा। मेरे आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ भी, दे आर ऑल्सो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। मैं खुद भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हूं, बना तो एटम्स मॉलिक्यूल से ही हूं ना। तो जैसे ही मैं अलग अलग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो रियलिटी स्प्लिट होती जाएगी। इस हिसाब से देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी पैरेलल रियलिटीज। ऐसे समझो इस यूनिवर्स, इस रूम के अंदर काफी सारे सिग्नल्स घूम रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। वो रेडियो सिग्नल्स, वाईफाई सिग्नल्स या कोई नेटवर्क सिग्नल्स, कुछ भी सिग्नल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं यहीं इस रूम में। डिपेंडिंग ऑन मैं रेडियो में कौन सा स्टेशन लगा रहा हूं, या डिपेंडिंग ऑन मैं क्या डिवाइस को यूज कर रहा हूं, वो एक पर्टिकुलर सिग्नल आके इंटरेक्ट करेगा मेरे सिस्टम के साथ। ऐसा कुछ बोला जाता है मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के साथ। लेकिन वेट अ सेकंड, एक मिनट, तो क्लासिकल वर्ल्ड के पास डेफिनेट चीजें कैसी होती हैं, है ना? क्लासिकल वर्ल्ड पे सोच के देखो ना, क्लासिकल वर्ल्ड के पास डेफिनेट पोजीशन है, डेफिनेट मोमेंटम है। क्यों भाई? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मुझे पर्टिकुलर एक वैल्यू ही क्यों मिलती है? मेरे को डेड कैट ही क्यों मिली इस यूनिवर्स में? कोई आंसर है? द आंसर इज नो। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस होती है, इवन ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जितनी भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, ये सारी के सारी, मैंने रिलेटिविस्टिक बोला, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये जितनी भी हमारे पास है, सबकी कुछ ना कुछ एडवांटेज है और सबके कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। गलतियां नहीं है, ये उनके साथ ही थ्योरी में इनबिल्ट चीजें आती है। जैसे इसके साथ ये क्लासिकल वर्ल्ड, तो फिर क्लासिकल वर्ल्ड के पास स्ट्रक्चर कैसे है ना? इसका मतलब है इट नीड्स अ बिग रिवीजन, बहुत सारी मैथमेटिक्स डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी इस हिसाब से। तो एक पूरे का पूरा कंबाइंड एक यूनिवर्स का वेव फंक्शन, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में काफी सारे रियलिटीज हैं। अगर मान लो मैं, ओके लेट मी से, मान लो मैं हूं भगवान जो सारे के सारे यूनिवर्स को देख सकता है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियलिटीज एग्जिस्टिंग। मुझे कौन सी दिखाई देगी? क्या सारी दिखाई देगी? क्या यूनिवर्स का एक कंबाइंड वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है? क्या यूनिवर्स का एक यूनिवर्सल वेव फंक्शन? पता नहीं। There are some gaps. These are the cost we have to pay. क्लासिकल वर्ल्ड को अच्छे से डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, पोजीशन, मोमेंटम, उनकी डेफिनेट वैल्यू, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्यों मुझे वही आउटकम मिल रहा है? नो आंसर एट ऑल। कोई आंसर नहीं देती है। ठीक है, बढ़िया बात है। पैरेलल रियलिटीज, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, झेल लो अगर तुम लोग इसमें बिलीव करते हो तो। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा हिडन वेरिएबल्स के बारे में। पहले डी ब्रोगली पहले इंसान थे जिन्होंने ये आइडिया को प्रपोज किया कि कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जिनके बारे में अभी जान ही नहीं पाए हैं। ये जो तुम बार बार प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं।
कुछ ऐसे वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम ढूंढ नहीं पाए। अगर वो वेरिएबल पता लग जाए ना तो सारी चीजें डेफिनेट ही हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये जो चीजें हैं ना, ये दोबारा क्लासिकल वर्ल्ड में जाने की कोशिश करें, दोबारा वो डिटर्मिनिज्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, ऐसा ये कहना चाहती है। ठीक है, हिडन वेरिएबल्स में डी ब्रोगली हैं, और इनके बाद एक थे हमारे पास क्यूबिज्म, नहीं, इनके बाद एक थे, क्यों नाम नहीं याद आ रहा है, 1 सेकंड, मेरे पास नाम होना चाहिए, हम अपनी डायरी अपने साथ लेके घूमते हैं, तो इनका नाम होना चाहिए डी ब्रोगली, बोह, इनका नाम था बोह। कभी इनके बारे में स्टोरी सुनाऊंगा भाई, इनकी लाइफ पे मतलब खतरनाक लाइफ थी इनकी भी। बट ये बोलते थे हिडन वेरिएबल्स के बारे में कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट उसकी पोजीशन है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे वेव्स हैं जो कि गाइड करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को कि तुझे पहली स्लिट में से जाना है या दूसरी स्लिट में से जाना है। प्रॉब्लम सॉल्व। कोई है ही नहीं भाई प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी वाली बातें ही खत्म हो गई। एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी वेव एग्जिस्ट करती है जो कि गाइड करती है इलेक्ट्रॉन कि तू ऊपर से जा या नीचे से जा। अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखो तो वो ऊपर से जा रहा है नीचे से जा रहा है, कैसे पता लगेगा? उसकी डेफिनेट है भाई पोजीशन, कोई ऐसा रैंडमनेस नहीं है उसके अंदर, पहले से सब कुछ गाइडेड है। ये वेव उसको गाइड कर रही है, और इस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं, बस वो वेरिएबल्स क्या है वी हैव नो आइडिया, वो हिडन है, वो ढूंढने हैं, और ऐसे आज तक हमें कोई वेरिएबल मिले ही नहीं। ये कहते हैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि अब हम डिस्कवर नहीं कर पाए। ये इंटरप्रिटेशन के बाद बोला जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज इनकम्प्लीट। आइंस्टाइन को तो एक अखबार में भी छपा हुआ है, अटैक ऑन क्वांटम फिजिक्स, और आइंस्टाइन की फोटो छाप रखी थी इसी के बारे में ही, मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट से रिलेटेड वो कुछ बोल रहे हो। आइंस्टाइन ने पूरी कोशिश की कि वो जो इनडिटर्मिनिज्म है, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, इसको हटा सके क्वांटम थ्योरी में से। ऑल्दो ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। और साथ ही साथ वन सेकेंड, एक चीज जो शायद कई लोगों को नहीं पता है, अभी अभी मैंने बताया था कि मैक्स बोर्न वो इंसान है जिन्होंने साई स्क्वायर वेव प्रोबेबिलिटी देता है, ये बताया था। लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है, जो इसके प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने की जो मैथमेटिक्स थी, फाउंडेशन, आइंस्टाइन ने रखी थी। एक बार पुराने पेपर पढ़ के देखना, तुम्हें समझ आएगा, बट वो सामने नहीं आता है कभी भी। जब ज्यादातर बुक्स में देखोगे तो मिलेगा नहीं। मैंने बहुत पुरानी सी बुक पढ़ी थी, मेरे को नाम नहीं याद है, शायद जॉर्ज गैमो की बुक थी, उसमें मैंने पढ़ी थी ये बात, तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी। बट स्टिल आइंस्टाइन वाज अगेंस्ट इट। भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, कोई प्रोबेबिलिस्टिक नेचर नहीं होता। आइंस्टाइन तो ब्लैक होल में नहीं बिलीव करते थे, अपनी ही थ्योरी का आउटकम में। आइंस्टाइन तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बता के और कहते होता नहीं होगा शायद ये, बट दोनों ही ऑब्जर्व हो गई भाई। फिलहाल के लिए ऐसी कोई वेव एग्जिस्ट करते होंगे, ऐसे वेरिएबल एग्जिस्ट करते होंगे जो गाइड कर रहे हैं, एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट दोज वेरिएबल्स आर, किसी को नहीं पता है। तीसरा आइडिया है रियल कोलैप्स। इसमें तो काफी सारे साइंटिस्ट हैं जो अभी माथा रगड़ रहे हैं दीवार के साथ और परेशान है। ये कहते हैं कि ये जो कोलैप्स है, इट इज अ वेरी रियल थिंग। इसमें कोई मैनी वर्ल्ड की, कोई पैरेलल यूनिवर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमें हिडन वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल कोलैप्स का मतलब होता है जो वेव फंक्शन का कोलैप्स है, ये सारी रियलिटी ही दिखाता है, और वो जो कोलैप्स है वो इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियसली होता है। मैं बताता हूं, जब मैंने डिब्बा खोला ना, कोलैप्स हो चुका था वेव फंक्शन, वो एक ही स्टेट में था। वो तो मुझे खोलने के बाद पता लगा वो डेड है या अलाइव है। पार्टिकल किस स्टेट में है, स्टेट 1 में या स्टेट 0 में, वो ऑलरेडी एक ही स्टेट में है, वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, स्पॉन्टेनियस कोलैप्स हो चुका है। बस वहां पे डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। मतलब इसके अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। मैं रोजन पेनरोज की थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तुम लोगों के दिमाग में कि ये समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। ये कहते हैं कि अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा एक थ्रेशोल्ड मास जब हिट कर जाता है, अगर किसी भी चीज का मास थ्रेशोल्ड मास को हिट कर जाता है, तो ग्रेविटी अपना काम दिखाती है और उस वेव फंक्शन को कोलैप्स कर देती है स्पॉन्टेनियसली। जितना ज्यादा बड़ा मास होगा वेव फंक्शन उतनी जल्दी कोलैप्स होगा, उतना ही जल्दी कोलैप्स होगा। तो
ठीक तो है, बढ़िया तो है ये रोजन पेनरोस वाली थ्योरीज, लेकिन ये और ये टेस्टेबल भी है। अगर इन्होंने कहा है कि ग्रेविटी का लेना देना, तो ये टेस्टेबल है, बट समय लगेगा इन्हें टेस्ट करने में। वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स टू मेजर दिस। बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे होता है। तो ये जो कोलैप्स रियल कोलैप्स थ्योरी है, ये भी बिलीव करती है कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत समय तक सरवाइव कर जाएगी। रियल क्वांटम मैकेनिक्स तो यही है ना कि वेव फंक्शन ऐसे रैंडमली कोलैप्स कर जाता है और चुपचाप बस तुम एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके मजे लेते रहो। तो मजे लेने वाला काम है, वो ये थ्योरीज कहती हैं बहुत समय तक चलेगा। अभी बहुत समय लगेगा हमें वहां तक पहुंचने में कि हम टेस्टेबल प्रिडिक्शंस में, जो ये टेस्टेबल प्रिडिक्शंस देती है, उसे टेस्ट करने में बहुत समय लगेगा। एक और चीज बताना चाहूंगा हिडन वेरिएबल्स के बारे में। हिडन वेरिएबल्स में ना, ये रिलेटिविटी के, मैंने अभी ग्रेविटी बोला ना तो उससे मेरे को याद आया कि रिलेटिविटी के साथ भी पंगे लेती है, रिलेटिविटी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती। क्योंकि जब हम हिडन वेरिएबल्स को कंसीडर कर लेते हैं, वो जो वेव मैंने तुम लोगों को बताई है, अगर उस वेव को कंसीडर कर लेते हैं तो एक स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकल के आता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी हमारे यूनिवर्स में स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर इक्वली एप्लीकेबल। इसका रिलेटिव भाई रिलेटिविटी के साथ पंगा है कहां गया हिडन वेरिएबल्स का, एंड दैट व्हाट वी डोंट वांट। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैं जस्ट इतना बताना चाहूंगा कि आइंस्टाइन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है उसके साथ भी कुछ खास इसकी कॉन्ट्राडिक्शन चलती रहती है। हम इसके बारे में और क्यों टाइम स्पेंड करें जब हमारा इस पे से भरोसा ही उठ चुका। हम बात ही रिलेशनल क्वांटम फिजिक्स की करने वाले, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन की। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मैं बताना चाहता था। रियल कोलैप्स में मैंने तुम लोगों को बता दिया है। दिक्कत यह है कि स्पॉन्टेनियस है, टेस्टेबल प्रिडिक्शंस है, लेकिन आज तक हमने कुछ ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि वेव फंक्शन के कोलैप्स होने में कोई अलग फिनोमिना आ रहा हो। जिसमें से एक मैंने तुम लोगों को बताया फिनोमिना रोजर पेनरोस का, जो कि कहते हैं ग्रेविटी का लेना देना होता है कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन में। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरी है यार, मैंने मैथमेटिक्स देखने की कोशिश की है। अगर तुम लोगों को इसमें और पढ़ना है तो इनकी एक बुक है एम्पीरियर्स ऑफ द माइंड, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट हम क्यूबिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुझे पर्सनली कन्विंसिंग लगती है, बट स्टिल इसकी भी कम, मैंने बताया ना हर चीज कॉस्ट के साथ आती है। क्यूबिज्म कहती है कि जो भी हम देख रहे हैं, ये पहली बात तो कहती है कि क्यों भाई तुम ये जो वेव फंक्शन है इसको रियलिटी मान के चल रहे हो। ये तो जस्ट एक टूल है, देयर इज नो डीप रीजन कि हम उसको एक रियलिटी की तरह मान के चलें, उसको एक टूल की तरह मान के चलते हैं ना, कि वेव फंक्शन इज जस्ट अ टूल टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। मैं अगर कभी भी मेरे पास एक कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी मेजरमेंट करता हूं, कोई भी इंटरेक्शन करता हूं, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है जस्ट वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। अभी वेदर कंडीशन क्या होगी, मेरी ऑब्जर्वेशन करते वो वेदर कंडीशन चेंज नहीं होंगी, जस्ट मेरी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी अबाउट दैट वेदर। ये बोलना चाहती है क्यूबिज्म। ठीक है, और मैंने बताया कि जो क्यूबिज्म है ये बेजियन, जब मैं अपनी बीएससी में बेज थ्योरम मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में, बेज थ्योरम तो शायद 12th क्लास में भी है, जब हम बेज थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं तो वहीं से ही निकल के आया ये बोलती है कि रियलिटी उतनी ही है जितनी हम देख रहे हैं। इस हिसाब से तो यार ऐसा तो फिजिक्स काम ही नहीं करती ना। ये बोलना चाहती है जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स जस्ट एक टूल है उसकी प्रिडिक्शंस करने के लिए, नथिंग एल्स एट ऑल। इट डज नॉट रिप्रेजेंट रियलिटी एट ऑल। इसने तो भाई सारा काम ही हटा दिया, हमें तो प्रमोशन कराना था, इसने डिमोशन करा दिया। इसने बोला कि हमारे पास टूल है, चुपचाप उसमें से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं वर्क करते ना फिजिक्स। अगर अगर हमें सिर्फ प्रिडिक्शंस ही करनी है, फिजिक्स का अगर मतलब ही, अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये तो मतलब हो गया कि फिजिक्स जो है वो बस एक प्रिडिक्शंस करने का टूल है। इस हिसाब से कोपरनिकस ने तो कुछ न्यू किया ही नहीं था। जो टॉलमी थे, जो जो टॉलमी थे उनसे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं था। कोपरनिकस ने कुछ भी नहीं किया। कोपरनिकस ने हमारा, मैं बताना चाहूं तो हमारा पूरा अंडरस्टैंडिंग का लेवल ही बदल के रख दिया था। अब ये तुम लोगों के लिए कहीं लिख लेना, व्हाट कोपरनिकस डिड बेटर देन टॉलमी। ठीक है,
अरे वो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम वगैरह, वो सारी चीजें। लेकिन अगर हम ये वाली एज्यूम करके चलें कि सही है इंटरप्रिटेशन, तो भाई हमें वह वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। इसका मतलब है कि जो भी मैं देख रहा हूं अपने पास, मैं सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स यूज करूंगा टूल की तरह प्रेडिक्शंस करने के लिए। ये नहीं बताता ऑब्जर्वर क्या होता है ना? क्या ऑब्जर्वर स्पेशल है जो मेरे को ये यही पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करने पे यही पर्टिकुलर आउटकम दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी जो आइजनबर्ग ने जहां से स्टार्ट की थी बात, वो यही थी कि ऑब्जर्वर क्या होता है। ऑब्जर्वर, मैं भी ऑब्जर्वर हूं, ये कैमरा भी ऑब्जर्वर है, तुम भी ऑब्जर्वर हो। मैं कुछ ऐसी चीजें देखूंगा जो तुम नहीं देख पाओगे, तुम कुछ ऐसी चीजें देखोगे जो मैं नहीं देख पाऊंगा। भाई फिजिक्स का यही तो काम होता है, बताना पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में, जो सब देख सकते हैं, एक कॉमन रियलिटी। और ये कमी है ना इसमें, क्यूबिज्म में। मैं थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहूंगा। इट अबेंडन्स रियलिज्म बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन। जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही सही है। हाइजेनबर्ग ने भी ऐसा ही कुछ, ऐसी बेस मान के चली थी ना। हाइजेनबर्ग ने यही तो कहा था, जब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब हाइजेनबर्ग हेल्गोलैंड गए थे, उनसे पहले उनके दिमाग में कुछ थॉट्स थे, और उसमें से एक थॉट यही था कि जो ऑब्जर्व कर रहे हो बस उसी पे काम कर लो, जो आउटकम्स आ रही है वही सही है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन ऑब्जर्व। ऐसा बोलती है ये क्यूबिज्म। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सारी की सारी चीजें प्रिडिक्शन ही है। और यहीं पे मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना, जब भी हम ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं, जब भी किसी माइंड की स्टडी करने को, दिमाग की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर अगर दिमाग को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज चेंज हो जाती है। अगर मैं किसी पिक्चर को देखता हूं तो उसका मीनिंग बदल दूंगा मैं। एक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था लेवी स्ट्रॉस, ऐसा कुछ नाम था उनका, जरूर उनके बारे में पढ़ सकते हो, लेवी स्ट्रॉस। इन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट बोली थी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी कल्चर को स्टडी करने की कोशिश करोगे, बदल दोगे तुम उसको। द मोमेंट यू स्टडी अ कल्चर, यू अल्टरेट, यू चेंज इट, कुछ ना कुछ मीनिंग उसका। तुम लोगों ने ऐसा भी तो देखा होगा कि अगर कभी भी हम किसी भी मैंने जैसा भी बताया अभी कि माइथोलॉजी बुक में से कोई एक लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब निकाल देते हैं। भाई उसका वो शायद मतलब ही नहीं था। तुमने देखा होगा ना, ऐसे कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं, यार हमारे तो ये पहले लिखा हुआ था, ये बात तो क्वांटम फिजिक्स वाली देखो एकदम एग्जैक्ट लिखी। भाई उसका मतलब तू निकाल रहा नहीं है, उसका मतलब ये थोड़ी है। वो तो किसी अलग लैंग्वेज में ही लिखी हुई है बात, तूने उसका मतलब ये निकाला जब तू अपनी हिंदी पंजाबी या जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। द मोमेंट वी रीड समथिंग वी गिव इट एन इंटरप्रिटेशन। वो कैसे लिखी गई थी कोई लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग ही तो यहां से की थी मैंने। द मोमेंट वी सी समथिंग वी गिव इट एन इंटरप्रिटेशन, एंड विच वन इज करेक्ट? इनमें से तुम्हें क्या लगता है कौन सी सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगी? मैंने सबकी तुम्हें कुछ ना कुछ कॉस्ट बता दी है। ये जो रिलेटिविस्टिक है, दिस इज नॉट टेस्टेबल एट ऑल। लो इसकी भी कॉस्ट बता दी मैंने। ये जो मैंने रिलेटिविस्टिक कह रहा हूं, ये जो रिलेशनल क्वांटम फिजिक्स है, इसकी कॉस्ट बता देता हूं, टेस्ट नहीं कर पाएंगे हम। लो इसकी भी बता दो। अब बताओ कौन सी ढंग की लग रही है? द आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन यू। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद हमें नहीं मिल पाएगा। ये जो रिलेशनल क्वांटम फिजिक्स है, ये कहती है कि चीजें एग्जिस्ट करती, कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है रिलेटिव टू समथिंग, नथिंग एल्स। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है मेरे इंटरेक्शन की वजह से, मेरे रिलेशन में। मैं इसको बहुत ज्यादा डीप बताने वाला हूं, अभी मैं लेयर में नहीं छोड़ के जाऊंगा। ऐसे ही नागार्जुना जो थे, मैंने उनके बारे में पहले भी बताया, उनकी एक बुक है मूल मध्यम कारिका, उसमें उन्होंने बताया कि सब पूरे यूनिवर्स में सब चीज की इनहेरेंट रियलिटी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है एम्प्टीनेस, नथिंगनेस नहीं, एम्प्टीनेस। इवन एम्प्टीनेस इज एम्प्टी। कोई भी चीज का मीनिंग निकालने की नहीं कोशिश करो, एम्प्टीनेस आ रही है, दूसरी एम्प्टीनेस आ रही है, ऐसे समझो दो वेव्स आ रही है जिसका कोई मतलब नहीं है, मिली एक क्रस्ट बना लिया उन्होंने। वो क्रस्ट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मैं रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मेरे रिलेशन में ये एग्जिस्ट कर रही है।
That is relational interpretation of quantum physics. I'm not saying it is the best one, but मेरे को थोड़ी convincing लगती है as compared to these. ठीक है, इसके अलावा वो भी होती है एक कोपरनिकस नहीं, एक इंटरप्रिटेशन होती है कोपरनिकस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे पहली जो ये हाइजेनबर्ग वगैरह वालों ने दी थी, बोहर वगैरह ने। तो कोपरनिकस इंटरप्रिटेशन कहती है चुप, आंसर आ रहे हैं, आंसर लेते रहो। 1930s के बाद क्योंकि हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, 1950s के बाद हमें बहुत सारे एडवांसेस देखने को मिले, हम काफी सारे टूल्स बना पाए, सेमीकंडक्टर या फिर वो डायोड बना पाए, ट्रायोड बना पाए, सारी चीजें हम एप्लीकेशन दिख रही, हम चुप हो गए थे, हम क्यों इंटरप्रिटेशन निकालने, पहले काम कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। वो थी कोपरनिकस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, शट अप एंड कैलकुलेट, ये ऐसा बोला जाता है कभी इसके बारे में। ठीक है, तो ये था हमारे पास। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एट द एंड साइंस इज नॉट जस्ट टू मेक प्रिडिक्शंस। मैं नहीं इसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूं, क्योंकि ये हमें बताने की कोशिश करती है कि साइंस, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये जस्ट प्रिडिक्शंस करने का एक टूल है। नहीं यार, नहीं, इससे बहुत बियॉन्ड है। साइंस का मतलब ही कभी यही नहीं होता कि सिर्फ प्रिडिक्शंस करनी है हमें, नहीं। साइंस का मतलब होता है हमें रियलिटी को देखने का नजरिया बदलना है। मैं यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में भी तुम लोगों को, हमेशा मैं ऐसे ही करूंगा, मेरी वीडियो स्टार्ट होगी और एक फिलोसॉफिकल इमेज तुम लोगों को दिखाई देने वाली, एक फिलोसॉफिकल थॉट मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे साथ रह जाएगा हमेशा के लिए। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, मेरे को जरूर बताना। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में है, जो तुम लोग सोचना तो ज्यादा सही रहेगा। व्हाट इफ आई एम ऑब्जर्विंग एन ऑब्जर्वर, मैं एक ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, हम दोनों ही बने हैं क्वांटम पार्टिकल्स से, वी आर फॉलोइंग क्वांटम रूल्स। तो व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन होती क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, वी नीड फिजिक्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। फाइनल थिंग जो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज क्या हम इस नेचर का, क्या ऑब्जर्वर, मैंने गलत वर्ड यूज किया है, क्या ऑब्जर्वर इस नेचर का ही पार्ट है या इट एग्जिस्ट आउटसाइड इट। जो भी ऑब्जर्वर है वो नेचर का पार्ट है या क्या वही वाला क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि मेरे देखते रियलिटी क्रिएट हो रही है या फिर बहुत सारी पोजीशंस पहले थी, मेरे देखते एक पोजीशन में आके गिर गया। दैट इज द क्वेश्चन आई वांट यू टू थिंक अबाउट, और हम इसको टैकल करने वाले हैं नेक्स्ट में, जब हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम फिजिक्स की तरफ, बार बार रिलेटिविस्टिक बोल रहा हूं, रिलेटिविस्टिक क्वांटम फिजिक्स वो है जो डिराक ने थोड़ा एडवांसमेंट किया था। हम रिलेशनल क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाने वाले हैं। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले ना एक लेक्चर बना रहा था क्वांटम फील्ड थ्योरी पे, तब का मेरे दिमाग में यही है। हम बात करने वाले हैं रिलेशनल क्वांटम फिजिक्स के बारे में, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन के बारे में। रिलेशनल इंटरप्रिटेशन हमें बोलती है चीजें एग्जिस्ट करती हैं रिलेटिव टू समथिंग, नथिंग एल्स, बस इतना ही। हम बात कर रहे होंगे एंटेंगलमेंट के बारे में, मेरे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है हम बात कर रहे होंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं तुम लोगों से एक और भी चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट में बताना, कोई टूल यूज करने की कोशिश मत करना, कोई एआई से पूछ लो, गूगल से, जो तुम्हें समझ आता है। गलत बताओगे कोई दिक्कत नहीं, कोई कमेंट में लड़ने के लिए आएगा, भाई संभाल लेगा, भाई है ना। एंटेंगलमेंट, इंफॉर्मेशन, और हम बात कर रहे होंगे इसी के साथ क्वांटम इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा मुद्दा रहेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट मैं लेक्चर बनाने वाला हूं, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी बुक, क्योंकि एंटेंगलमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी जान निकाल देने वाला हूं भाई। इस बार मैं सिर्फ इतना बोल के नहीं छोड़ दूंगा कि द मोमेंट आई इंटरेक्ट विद समथिंग आई गेट एंटेंगल्ड। मैं कुछ चेंज करूंगा, सामने वाला भी चेंज हो जाएगा। मैं करण अर्जुन वाली स्टोरीज नहीं बता रहा होऊंगा इस बार। सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ने वाला हूं कि अगर दो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए, बस एंटेंगल हो गए। अब तुम इसको एंड्रोमेडा के पास छोड़ो और इसको यहीं रहने दो, तो एक को चेंज करोगे दूसरे पे भी चेंज आएगा। एक की क्वांटम स्टेट देखने की कोशिश करोगे, दूसरे की क्वांटम स्टेट पे फर्क पड़ जाएगा, जैसे उनके बीच में कोई इनविजिबल सा थ्रेड हो। ऐसे ही बोला जाता है हर जगह पे, ये खत्म है, ये एंड है। बट हम इससे बियॉन्ड जाएंगे क्योंकि हम फिलोसफी को छेड़ चुके हैं। हम
सो आई होप कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, और अगर इसके साथ एप्लीकेशंस भी सीखना चाहते हो क्वांटम फिजिक्स की, ये तो फिलोसॉफिकल क्लास है, तो टेक्निकल क्लास थोड़ा मैथमेटिक्स में डीप जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगा एक लिंक, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और तुम लोग भी एक न्यू चीज सीख रहे होंगे, एक इंडस्ट्री लेवल सब्जेक्ट सीख रहे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।